400 पार। 24 का चैंपियन में अब बात हॉट सीट की, और हॉट सीट में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक एक लोकसभा सीटों की। मध्य प्रदेश का मशहूर शहर है जबलपुर, जिसे संस्कार धानी भी कहा जाता है। यहां पर पिछले 28 साल से बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। अब की बारी क्या है वहां का समीकरण, ये बताएंगे। और इसके बाद आपको लिए चलेंगे राजस्थान। वहां पर जयपुर ग्रामीण सीट का क्या हाल है वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहां पर इस बार मुकाबला कांटे का दिख रहा है। लल्लू को न जगधर को मुहर लगेगी हलधर को। 1974 में जबलपुर में ये नारा बुलंद हुआ था और संस्कार धानी की जनता ने शरद यादव को जिताकर संसद भेजा था। लेकिन अब यह शहर बीजेपी का मजबूत गढ़ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राकेश सिंह जबलपुर से 4 बार सांसद रहे, लेकिन उन्हें राज्य की राजनीति में भेजकर भाजपा ने इस बार यहां चेहरे पर दांव खेला है। बीजेपी ने अब की बार आशीष दुबे को मैदान में उतारा है, जो 40 साल से संगठन में सक्रिय हैं, लेकिन ये उनका पहला चुनाव है। उनके सामने है कांग्रेस के दिनेश यादव। बीजेपी के दबदबे वाली इस सीट पर अभी तो मुकाबला एक तरफा ही दिख रहा है, लेकिन आशीष दुबे के सामने चुनौती दूसरी है। उन्हें 2019 से बड़ी जीत हासिल दर्ज करने की एक तरह से समझ लीजिए कि टारगेट है। पिछले चुनाव में राकेश सिंह को 65% वोटों से जीत हासिल हुई थी। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंक रखी है। 7 अप्रैल को पीएम मोदी ने जबलपुर में रोड शो किया था और आज अमित शाह ने वहां पर बड़ी रैली की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुराल में कैसा है चुनावी माहौल, क्यों यहां कांग्रेस ने पहले ही एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, हमारी ये रिपोर्ट आपको बहुत कुछ समझाएगी। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े। भगवा गढ़ में हाथ कितना मजबूत। मोदी मंदिर राष्ट्रवाद, क्या होगा मुद्दा। जबलपुर लोकसभा सीट पर पिछले 28 साल से बीजेपी का कब्जा है, यानी एमपी में भगवा दल का ये सबसे मजबूत किला है। आजादी के बाद यहाँ के लोग लंबे वक्त तक कांग्रेस के वफादार रहे, लेकिन 1996 में यहाँ कमल खिला और फिर कांग्रेस के हाथ से सब कुछ फिसलता चला गया। हालांकि इस बार यहाँ मुकाबला कांटे का हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने 4 बार से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे राकेश सिंह की जगह नए चेहरे को मैदान में उतारा है। एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। राकेश सिंह को बीजेपी आलाकमान ने पिछले विधानसभा चुनाव में उतारा और जबलपुर पश्चिम सीट से वो विधायक बने। फिलहाल अब वो मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी जगह पर बीजेपी ने इस बार आशीष दुबे को टिकट दिया है, जो 40 साल से संगठन से जुड़े हैं और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आशीष दुबे के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश सिंह हैं, जो जमीन से जुड़े नेता हैं और जबलपुर नगर निगम परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। राम लला, हम आएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, ये हमारा उपहास उड़ाया करते थे। लेकिन 22 जनवरी को जो प्रतिज्ञा हम लोगों ने ली थी, मोदी जी के नेतृत्व में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुई और भव्य राम मंदिर आज हम सबके सामने विराजमान है। एमपी के 4 महानगरों में से एक जबलपुर में हाईकोर्ट की पीठ है। ये शहर संगमरमर की पहाड़ियों और नर्मदा से बने झरनों के लिए देश दुनिया में मशहूर है। विंध्य पर्वतों से घिरे इस शहर को संस्कार धानी भी कहा जाता है। मोदी मंदिर और राष्ट्रवाद की लहर पे सवार आशीष दुबे के लिए जबलपुर की राह आसान जरूर लग रही है, लेकिन उनके सामने चुनौती राकेश सिंह से बड़ी जीत दर्ज करने की होगी। जबलपुर को जो कांग्रेस के जमाने में
एक बड़ा कस्बा हुआ करता था। जब माननीय राकेश सिंह जी यहाँ के सांसद बने और 20 साल वो लगातार यहाँ के सांसद रहे, तो उन्होंने उस कस्बे से निकालकर इसको विकास की पटरी पर दौड़ाया है और मेरा ये प्रयास होगा कि उस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं। हर मंच पे आपको जबलपुर की वो जीवंत मुद्दे आपको सुनाई देंगे जो 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे शासन होने के बाद भी जीवन अस्त व्यस्त त्रस्त रहा। वो सारे मुद्दे आपको मंचों में वो दिखाई देंगे और सड़कों में सुनाई देंगे। संगठन के शिल्पी रहे आशीष दुबे का पार्टी के अंदर विरोध भी देखने को मिला। जब उन्हें टिकट मिला तो पाटन से बीजेपी विधायक ने उन्हें पार्टी विरोधी बताया। हालांकि अपने किलों को और मजबूत करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता जबलपुर में डटे हुए हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने आशीष दुबे के लिए रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह भी जबलपुर में विशाल रैली की। ममता बनर्जी अपने बेटे को, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती। शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। स्टालिन अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। सोनिया जी राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, बेटे बेटी भतीजे भतीजी का जो चाहते हैं वो कभी आपका सोच सकते हैं क्या? जबलपुर में कांग्रेस की हालत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उन्हें यहां प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे। राकेश सिंह के खिलाफ लगातार 2 चुनाव में करारी हार झेल चुके राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कमलनाथ ने भी जबलपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कांग्रेस ने इसके बाद मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया और 3 पूर्व विधायकों से बात की, लेकिन सभी ने कन्नी काट ली, जिसके बाद मजबूरन कांग्रेस ने जाति गणित को साधते हुए दिनेश को टिकट दिया। 50 सालों में 60 सालों में जो देख रहे हैं कि इससे ज्यादा विकास कभी नहीं हुआ है। मुझे ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस बीजेपी से मतलब है, पर्सनल किसी से नहीं है, मतलब काम अच्छा होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस माने नहीं रखता इसमें, हमारे शहर का विकास होना चाहिए। जिस तरीके से ये सरकार काम कर रही है, आगामी हमें जो 2024 और 2029 भी मोदी सरकार ही चाहिए। अब सब कह रहा है मोबाइल लोगों को पैसा दे रहा है, शहर लाभ दे रहा है, इसलिए उसी को देते हैं सब। जबलपुर में अगर ऐतिहासिक धरोहरों की बात की जाए तो यहाँ 11वीं सदी का एक महल जो कि शहर की ऐतिहासिक विरासत है। जबलपुर की राजनीति का असर इस पूरे महाकौशल पर दिखाई देता है। जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव भी इस सीट से जीतकर संसद पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर 1982 में जीत दर्ज की थी। जबलपुर में कुल 8 विधानसभाएं पड़ती हैं और जिसमें जबलपुर पूर्व को छोड़कर सभी पर बीजेपी का कब्जा है। और जिस प्रकार से चुनाव ही पारा चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे हैं। कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, लेकिन इसका जवाबदार अगर कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने कांग्रेस को गंभीरता से लिया ही नहीं, ना चुनाव को गंभीरता। मुझे लगता है कि उनको अपने खुद की कार्यशैली पर विचार करना चाहिए। परिवारवाद वाले लोग ऐसी बातें कहें कि शोभा नहीं देती। अब की बार 400 पार का नारा है, उसका तो ये संकल्प है 2014, 2019, 2024। आशीष दुबे इस वक्त बीजेपी के महामंत्री हैं, यानी संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है और जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार दिनेश सिंह यादव अकेले ही चुनाव में डटे हुए हैं। कोई बड़ा नेता उनके लिए प्रचार करने जबलपुर नहीं पहुंचा। SC/ST बाहुल सीट होने की वजह से अब की बार कोई करिश्मा होगा या फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी एक बार फिर प्रचंड जीत दर्ज करती है। इसका फैसला 4 जून को होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण में जबलपुर में मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो हमारी रिपोर्ट आपने देख ली। अब इसका चुनावी गणित जो है वहाँ का जबलपुर का, वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और ग्राफिक के जरिए जो जानकारी है उससे आपको अंदाजा लगेगा। ये देखिए चुनावी समीकरण क्या कहता है। जबलपुर सीट पर 1996 से बीजेपी का लगातार कब्जा है, यानी 28 साल हो गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री राकेश सिंह का लगातार 4 बार चुनाव जीते। इस बार वो नहीं है क्योंकि विधानसभा में है। वो वोटरों में कभी जातिवाद के प्रति झुकाव नहीं दिखाया, मतलब जाति यहाँ पे एक इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जो कि डिसिसिव हो सके। उसके बाद मोदी, राम मंदिर और राष्ट्रवाद का मुद्दा चर्चा में, मतलब मोदी भी हो गया,
राम मंदिर भी और राष्ट्रवाद भी, यानी तीनों ही जो मुद्दे हैं, जो बात है, वो बीजेपी के फेवर में जाते दिख रही है। 8 उसका नतीजा देख लीजिए, 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है, 8 में से 7। बीजेपी के सामने चुनौती अपने ही रिकॉर्ड को बीट करने की है, यानी कि 2019 में जितने वोटों से वहां पर राकेश सिंह जीते थे, उससे ज़्यादा वोट हासिल करने, उससे ज़्यादा बड़े मार्जिन से वहां पर जीत मिले, इसके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है। और बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ऑटोमेटिकली वो कमज़ोर दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने कहा, कांग्रेस को जबलपुर में दिक्कत ये थी कि वहाँ पर प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा था कि आखिर जबलपुर सीट से कांग्रेस की तरफ से लड़ने वाला कौन है। अब इसको वैसे कास्ट फैक्टर जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि वहाँ पर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो हिंदू 87%, जिसमें SC ST की आबादी 30% है, और मुस्लिम वहाँ पर 7.4% ही। वैसे ये संस्कारधानी के नाम से भी मशहूर है, तो इसीलिए यहाँ पर जातिवाद और बाकी चीज़ों का असर अभी तक तो नहीं दिखा है, जो हमने आपको पहले भी बताया। अब 2019 के नतीजों को देखिए आप, राकेश सिंह बीजेपी, उनको 65% से ज़्यादा वोट मिले, और जो विवेक तनखा है वो कांग्रेस के, उनको 29.42%। मार्जिन बहुत ज़्यादा 30-35% का है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है किसी भी सीट पे जीत हासिल करने के लिए। अगर हम इससे पीछे जाने की कोशिश करें 2014 में, तो 2014 में भी राकेश सिंह जीते और उनके सामने वही तनखा साहब थे, और अंतर जो है वो पिछली मतलब 2019 के मुकाबले थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी 56% से ज़्यादा वोट राकेश सिंह को मिलते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपने देखा। अब इस खबर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमने जबलपुर की बात की, और अब हम बात करेंगे राजस्थान की तरफ चलकर जयपुर ग्रामीण की। जयपुर ग्रामीण राजस्थान की एक चर्चित लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव में यहाँ 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ था। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने थी कांग्रेस से कृष्णा पूनिया। हालांकि कृष्णा पूनिया को करारी हार वहां पर झेलनी पड़ी थी। राज्यवर्धन राठौड़ को 64% वोट मिले थे और उनकी जीत हुई थी, लेकिन इस बार यहां पर मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी ने राज्यवर्धन राठौड़ की जगह राव राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राठौड़ अभी हाल में ही जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें मैदान में उतरे थे, और जीतने के बाद वो राज्य में मंत्री बन गए हैं। राव राजेंद्र सिंह इस सीट पर 2009 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके सामने कांग्रेस के युवा चेहरा और सचिन पायलट के करीबी अनिल चोपड़ा मैदान में हैं। अनिल छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और क्षेत्र में उनकी अपनी अच्छी पकड़ है। यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट को लेकर उत्साहित है। बीजेपी भले ही जयपुर ग्रामीण सीट को अपना गढ़ मानती हो, लेकिन अब की बार जाट और गुर्जर वोटर की नाराजगी उसे भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। जयपुर ग्रामीण की विकास यात्रा को हम आगे बढ़ा सकते हैं एक संकल्प लेकर कि राव राजेंद्र सिंह जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से हम विजयी बनाएं। जयपुर ग्रामीण सीट पर क्या है समीकरण? लोकसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून भी संसद ने पारित कर दिया है। ये भाजपा ही है जिसका संकल्प पत्र भी अपने आप में एक गारंटी माने जाना लगा है। 2008 में परिसीमन के बाद बनी जयपुर ग्रामीण सीट भले ही ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन ये मरुभूमि की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में से एक है। इसे जयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में मिलाकर बनाया गया।
2008 से पहले यहाँ की ज्यादातर विधानसभाएं दौसा लोकसभा के अंतर्गत आती थीं। 2009 में यहाँ हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और लालचंद कटारिया सांसद बने, लेकिन इसके बाद इस सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम हो गया। जाति के आधार पर राजनीति करने वाले लोग थे। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद केंद्र की सरकार से लेकर राज्य की जो हमारी भाजपा की सरकारें हैं, एक भी घोटाला आपने नहीं देखा होगा, एक भी घोटाला। जब युवाओं में लोकप्रिय अनिल चोपड़ा पर बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। मैं मेरे विषय के संबंध में आपको विस्तृत रूप से, मेरा सबसे पहला जो विषय है, सामान्य जनजीवन को आधारभूत व्यवस्था से सुसज्जित करना, चाहे वो पेयजल हो, चाहे किसान के लिए खेत के पानी के संबंध में हो, चाहे एम्प्लॉयबिलिटी जिसको हम ये कहते हैं कि नौकरियों के संबंध में हो, इनकी व्यवस्था सुगम रूप से सुनिश्चित करना और संवैधानिक स्वरूप उसको प्रतिस्थापित करना। ये मेरी पिछले 10 साल से जयपुर ग्रामीण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन जिस प्रकार जयपुर ग्रामीण के युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को ठगा गया, ऐसा कोई विकास के कार्य नहीं हुए जिससे कि नौजवान और किसान संतुष्ट हो सके। मैंने पिछले 10 साल से गांव खलिहान के अंदर जाकर उन किसानों की, उन नौजवानों की समस्याओं को देखा। जयपुर ग्रामीण सीट से अब तक जीते दोनों सांसदों को केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। 2009 में जीते लालचंद कटारिया मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, जबकि मोदी लहर में 2014 में चुनाव जीते कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी केंद्र में मंत्री रहे हैं। राज्यवर्धन राठौर के सामने कांग्रेस ने 2019 में कृष्णा पुनिया को उतारा, लेकिन उन्हें भी करारी हार झेलनी पड़ी। राज्यवर्धन सिंह राठौर को बीजेपी आलाकमान ने 2023 में विधानसभा चुनाव में उतारा और झोटवाड़ा से विधायक बनने के बाद वो भजन लाल सरकार में मंत्री हैं। डूबता क्या नहीं करता, तो वो तो कई जगह कांग्रेस अपनी सीटें छोड़ रही है, इस आमने सामने की लड़ाई से भाग रही है, अलग अलग लोगों से हाथ मिला रही है जिनसे कभी इनकी विचारधारा नहीं मिलती। वो लोग भी हाथ मिला रहे हैं कांग्रेस से जिनकी कभी विचारधारा नहीं मिलती थी। जनता के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे? जयपुर ग्रामीण सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। मोदी लहर में वरिष्ठ नेता राव राजेंद्र सिंह को बड़ी जीत की उम्मीद है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपने युवा नेता अनिल चोपड़ा को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों ने अगर जोर पकड़ा तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर बड़ी संख्या में जाट वोटर भी हैं जो एमएसपी और पानी की समस्या को लेकर मोर्चाबंदी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, जैसे ही भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं, एनडी गठबंधन आगे हो रहा है। हमको तो ईडी आ रही है, सीबीआई आ रही है। अरे भाई, जब आप घोटाला करेंगे तो क्यों नहीं आएगी? अरे एक एक सांसद के यहां से 300-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। मशीन उनको गिनते गिनते आदमी की तो बात छोड़ो, मशीन परेशान हो रही है, तो आप बताओ क्या होगा? जयपुर ग्रामीण सीट पर यादव समुदाय का दबदबा है। अगर यादव वोटर राव राजेंद्र सिंह के साथ जुड़ा तो उनकी जीत मुश्किल नहीं होगी। विधानसभा चुनाव का गणित भी उनके पक्ष में है। इस सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि कांग्रेस ने 3 पर फतह हासिल की है। अब देखना यह है कि ग्रामीण जनता मोदी लहर, विकास और जातीय समीकरण के साथ जाती है या फिर स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अब हम आपको जयपुर ग्रामीण सीट का चुनावी समीकरण समझाते हैं कि वहां पर वोटर किस तरह के हैं, कौन सी जाति है, पिछले चुनावों के नतीजे में का मतलब क्या है, क्या कुछ इंडिकेशन है इस बार के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस पर ग्राफिक दिया जाए पीछे। और ये देखिए, चुनावी समीकरण जो है कि राज्यवर्धन राठौर का ये क्षेत्र है। बीजेपी को बड़ी जीत की उम्मीद है क्योंकि 2 बार रहे। पानी की समस्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार यहाँ पर मुद्दा है। और ब्राह्मणों के साथ साथ यादव, जाट और गुर्जर वोटर यहाँ पे निर्णायक है, जिसकी नाराजगी की बात अब से थोड़ी देर पहले हम रिपोर्ट में कर रहे थे।
एमएसपी पर जाट गुर्जर वोटर बीजेपी से नाराज दिख रहा है। एमएसपी का चक्कर है, यानी किसान और जाट और गुर्जर जो वोटर होंगे वो थोड़ा बहुत बीजेपी को परेशानी का सबब बन सकते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की युवाओं में पकड़ है, जैसा कि बताया कि वो छात्र संघ से जुड़े हुए थे, युवा है, इसलिए उनकी पकड़ वहाँ पर रिलेटिवली ज़्यादा होगी। और जो राव राजेंद्र सिंह के सामने बड़ी चुनौती है कि जीत का जो फासला है उसको और बड़ा किया जाए। राज्यवर्धन सिंह राठौर जितने अंतर से जीते थे या उनको जितने वोट मिले थे उससे ज़्यादा वोट हासिल करें, क्योंकि ब्रांड मोदी का नाम और पिछले 10 सालों का काम उनके साथ है। और अब देखिए वहाँ का जातीय गणित देखिए, 17 लाख वोटरों वाला ये लोकसभा सीट है। सवर्ण यहाँ पे 26% है, SC ST 25% है और जाट आबादी यहाँ पर 15% है। गुर्जर वोटर 12%, यानी जाट और गुर्जर जोड़ दिए जाए तो 27% आबादी वहाँ पर वोटरों की जो है इसी दो से हो जाएगी। यादव 12% और मुस्लिम 3.4% वहाँ पर है, ये वोटरों की संख्या है। अब अगर पिछले चुनावी गणित को देखिए तो आप अंतर का अंदाजा लगाइए। 64.24% वोट मिले हैं 2019 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को, और कृष्णा पुनिया को मिला है 33.44% वोट। यानी कितना बड़ा अंतर है, आप लगभग दोगुने के बराबर वोट राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिले थे। और अगर उससे पहले 2014 में जाएं हम तो 2014 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को तकरीबन उतने ही 62% के करीब वोट है, और सीपी जोशी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे उनको तकरीबन 30%। यहाँ भी लगभग 2 गुने का अंतर दिख रहा है। कांग्रेस को जितनी वोट मिली उससे 2 गुना ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला था। तो ये कहानी थी जयपुर ग्रामीण सीट की। और आज की 2 सीट हमने पहले जबलपुर आपको दिखाया, जबलपुर के बाद जयपुर ग्रामीण दिखाया। तो 24 का चैंपियन में आज हम यहीं पे अपनी कहानी खत्म करते हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और सीट के साथ। तब तक देखते रहिए इंडिया टेली लाइव। मैं कांग्रेस हूं और ये सब कांग्रेस है। 2024 এমন